आज हम जब भारत के किसी शहर से गुजरते हैं तो हमें भीड़ देखने को मिलता है, पॉल्यूशन देखने को मिलता है, कचरा का ढेर दिखता है। लेकिन 2000 साल पहले अगर आप भारत के किसी शहर से गुजर रहे होते तो आपको क्या दिखता? आपको दिखता कि एक तरफ जो बर्तन बनाने वाले कुम्हार अपना बर्तन बना रहे हैं, दूसरी तरफ सोनार सोना चमका रहे हैं, और दूर एक पोर्ट पे एक नाव है जो कुछ सामान को लेके रोम एम्पायर की तरफ बढ़ रहा है। ये इमेजिनेशन है हम लोगों के लिए, पर उस टाइम पे सत्य था। तो आज का चैप्टर यही से शुरुआत होने वाला है। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ आरंभ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन को शुरू करना चाहते हैं। और आज के इस चैप्टर नंबर 8 में हम देखेंगे विलेज, टाउन एंड ट्रेड, कि उस टाइम पे हमने शहर को देख लिया, इससे पहले किस तरह की चीजें वहां हुआ करती थी, पर अभी हम गांव को देखेंगे, शहरों को देखेंगे और वहां पे हो रहे ट्रेड को देखेंगे। और जिस भारत को हम सोने की चिड़िया कहते हैं, वो भारत अभी तक सोने की चिड़िया बना नहीं है। इस चैप्टर में सोने की चिड़िया बन जाएगा और अगले चैप्टर में आपको भारत एक सोने की चिड़िया देखने को मिलेगी गुप्ता एम्पायर में। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब देखिए, पहला जो चैप्टर है इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है? इंट्रोडक्शन है हमारा कि भैया देखिए, यहां पे विलेजेस हैं, यहां पे टाउन्स हैं और ट्रेड की बात हो रही है। लेकिन ये जो विलेज, टाउन और ट्रेड जो इतना फ्लरिश हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है पता है आपको? उसके पीछे का कारण है आयरन टूल। कि आयरन का इन्वेंशन कब हुआ? जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या आयरन का इन्वेंशन हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुआ था, या फिर वैदिक सिविलाइजेशन में हुआ था, या फिर जनपद के टाइम पे हुआ था? कब हुआ था ये? और ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अब देखिए, तो आयरन टूल्स है, उसके बाद एग्रीकल्चर फ्लरिश होता है, उसके बाद जो क्राफ्ट्स पर्सन है वो क्राफ्ट्स बनाते हैं, उसके बाद जो पोर्ट्स है और ट्रेडिंग रूट्स जो है वो डेवलप हो जाता है। भारत अब जो है वो ग्रीक्स के साथ तो ट्रेड कर ही रहा था, रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करने लगता है। और ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये जो पूरा पीरियड होने वाला है ये 3 से 2000 साल पुराना है, और इसमें हम विलेज का लाइफ, अर्बन का ग्रोथ देखेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है, अभी तक हम क्या करते थे, इंडिया के एक लोकेशन से इंडिया के दूसरे लोकेशन में हम ट्रैवल करते थे, ट्रेड करते थे। लेकिन अब जो है हम रोमन एम्पायर तक ट्रेड करेंगे, ठीक है? और कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब देखिए कि सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा जो एक फैक्टर बना उस टाइम के ट्रेड को डेवलप करने का, उस टाइम पे सिटी को डेवलप करने का, विलेज को फ्लरिश करने का, वो है आयरन टूल्स। कि अगर आयरन का इन्वेंशन हुआ, चलो बता ही देता हूं, अर्ली वैदिक पीरियड के बाद जो लेटर वैदिक पीरियड शुरू होता है उसी टाइम में आयरन का इन्वेंशन होता है। और ये हमें कैसे पता चलता है? तो मेगालिथ साइट से। मेगालिथ साइट क्या था? तो बरियल साइट, जहां पे जो लोगों की कब्र हुआ करती थी, उसमें हमें आयरन के टूल्स पता चले। और उस जब आयरन के टूल का जब देखा गया कि ये कितना पुराना है, तो हमें पता चला कि भैया ये लेटर वैदिक पीरियड के शुरू होने से शुरू हुआ है। अब देखिए, ये जो पीरियड है, अब यहां पे क्या होता है कि जो आयरन टूल है, इससे हम एक्स बनाते थे, इससे हम वेपन बनाते थे, जिसकी वजह से जो आर्मी थी वो मॉडर्नाइज हुई उस टाइम पे। और अगर आर्मी मॉडर्नाइज होगी तो उस देश की जो ताकत है, उस देश का जो मतलब राजा है, वो भी स्ट्रांग होगा। तो किंगडम से एम्पायर इसी तरीके से बना। मगध जो किंगडम था वो एम्पायर कैसे बना? क्योंकि मगध में आयरन की भरमार थी, जंगल की भरमार थी, तो हाथी थे, आयरन थे, तो इसी वजह से हाथी से इन्फेंट्री स्ट्रांग हुई और आयरन टूल से वेपन स्ट्रांग हुआ, जिसकी वजह से ये चीज हुआ। तो उसी आयरन से वेपन की वजह से कैसे हुआ? तो फॉरेस्ट को क्लीन करते गए, सिविलाइजेशन स्टैब्लिश होती गई, और उसी आयरन के टूल से हम जो है आयरन का प्लोशियर बनाने लगे, हल बनाने लगे, जिसकी वजह से जो फार्मिंग है वो अच्छी हो गई, सिक्कल बनाने लगे, टोंग्स बनाने लगे। और इससे क्या हुआ? आयरन का टूल हमने जब यूज करना शुरू किया तो हमने क्या देखा कि पहले जो हम लकड़ी का हल यूज करते थे, जिसकी वजह से जो क्लेई सॉइल थी, वो क्लेई सॉइल अच्छे से जो है वो उसको हम ये नहीं बना सकते थे। लेकिन आयरन के टूल से वो क्लेई सॉइल को अच्छे से काट सकते थे, वो खेत को अच्छे से जोत सकते थे, और इस तरीके से जो एग्रीकल्चर है वो अच्छी हो जाती है। और अगर क्रॉप प्रोडक्शन, इसकी वजह से फार्मिंग अच्छा होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर टैक्स भी तो ज्यादा जो राजा है वो ले पाएगा। और अगर राजा को टैक्स मिल पा रहा है, इसका मतलब वो जो सिटी है, वो जो मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन
फाउंडेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा, और उसी टैक्स के पैसे से राजा जो है वो वेल्स खुदवाता था, उसका टैंक्स बनवाता था, कैनाल्स बनाता था, आर्टिफिशियल लेक्स बनाता था, जिसके बारे में हम आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे कि कैसे रुद्रदमन जो है वो कई बार मेंशन करता है कि हमने जो है वो लेक बनाया, मॉडर्न एम्पायर में लेक्स बनता है उसको वो ठीक करवाता है। तो इसके जो इंस्क्रिप्शन में हमें बहुत सारा इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलता है। अब देखिए ये अगर अच्छे से बन रहा है मतलब क्या है कि इरिगेशन फैसिलिटी, एक तो हम आयरन प्लॉशेड का यूज कर रहे थे, लोहे का हम हल यूज कर रहे थे जिसकी वजह से हम अच्छे से खेत को जोत पा रहे थे। उसके बाद अगर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तो फार्मिंग तो बूम करेगा ना, और इसी से फार्मिंग बूम हुआ और जो टैक्स कल्चर है वो भी और अच्छा स्ट्रांग हो गया। अब देखिए ये जो पूरी विलेज की सोसाइटी थी वो कैसी थी, तो विलेज की सोसाइटी साउथ के साइड में डिफरेंट थी, नॉर्थ के साइड में डिफरेंट थी, पर नाम अलग था, जो स्ट्रक्चर था वो सिमिलर ही था। देखिए जो तमिल रीजन है इसमें जो विलेज की सोसाइटी थी वो 3 सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। पहले ग्रुप जो होते थे उसको वेलालार बोलते थे, ठीक है, जो कि सबसे टॉप पे होते थे। देखो किंग का रूल है लेकिन विलेज का लाइफ का यहां पे बात कर रहे हैं, तो वेलालार होते थे जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे। और इसको अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि यही एक तरीके से जमींदार हुआ करते थे, इनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हुआ करती थी, और ये जो लार्ज लैंड ओनर है, और इसी से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे कि वेलालार क्या होता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, आप बोलेंगे लार्ज लैंड ओनर मतलब जमींदार। और अगर ये जमींदार हुआ करते थे तो ये एक तरीके से राजा को हेल्प करते थे, यही जमींदार टैक्स इकट्ठा करते थे फार्मर से, यही जमींदार क्या करते थे, गांव में हो रहे झगड़े को सॉल्व करते थे, यही जमींदार गांव में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करते थे। और इसी जमींदारी प्रथा का आने वाले मतलब अभी शुरू हुआ है और ये मुगल एम्पायर तक जाएगा और फिर जाकर के ब्रिटिश एम्पायर तक जो है ये चीजें कंटिन्यू होती रहेंगी। उसके बाद जो पहला हमने वेलालार देख लिया, उसके बाद उजावर होता था या उजावुड होता था जिसको प्लॉमेन बोलते हैं। अब देखिए ये जो लार्ज लैंड ओनर्स है ना, ये अपने जमीन को खुद तो जाके वो फार्मिंग करते नहीं होंगे, तो वो स्लेव्स का यूज करते थे, ठीक है, मजदूरों का यूज करते थे, ठीक है, जिनसे वो जो है वो खेती करवाते थे। और वो जो स्लेव्स का यूज करते थे, मजदूरों का यूज करते थे, उनको क्या बोला जाता है, कादियासियार और अदिमई, जिसको क्या बोला जाता है, लैंडलेस लेबरर्स। इनके पास कोई जमीनें नहीं हुआ करती थी और इसी ये स्लेव्स ही होते थे, इनके पास कोई जमीन हुआ नहीं करती थी, तो ये फिर अपना अर्निंग कैसे, अपना रोजी रोटी कैसे चलाएंगे, तो ये लार्ज लैंड ओनर्स के पास खेती करके काम करते थे और इनको दिहाड़ी मिलती होगी। अब ये पहला वेलालार और तीसरा कादिसियार और अदिमई, जो सेकंड नंबर के होते थे वो उजावुड होते थे। वो उजावुड क्या होते थे, ये प्लॉमेन होते थे जिनके पास अपनी खेत भी होती थी, पर जो लार्ज लैंड ओनर के पास बड़ी जमीनें होती थी इनके पास छोटे छोटे होते थे। और ये सब जो हमें पता चला कि पूरा भैया ये तमिलनाडु में इस तरीके का विलेज का जो स्ट्रक्चर था, ये हमें पता कैसे चला, हमें पता चला संगम लिटरेचर से। और ये संगम लिटरेचर कितना पुराना है, तो भैया 2300 साल पुराना है। चलो भाई अब हम तमिल लिटरेचर, तमिल के स्ट्रक्चर को देख लिया, अब हम बात करेंगे कि नदर्न इंडिया का जो विलेज सोसाइटी था वो कैसा था। तो अगेन तमिल में 3 तरह के लोग रहते थे, सोसाइटी थी, ठीक है। पहला लार्ज लैंड ओनर जिसको वेलालार, दूसरा जो उजावुड होती थी जो कि प्लॉमेन होते थे, और तीसरे लैंडलेस लेबरर जिनको क्या बोलते हैं, जिनको यहां पे देखो, जिनको कादिसियार और अदिमई बोलते थे। उसके बाद जो नदर्न इंडिया की जो विलेज सोसाइटी थी वो भी अगेन 3 टाइप में बांटी हुई थी। जो पहले होते थे, जो सबसे टॉप पे होते थे, वो ग्राम भोजक होते थे। ग्राम भोजक मतलब ग्राम के भोजक, ग्राम को भोजन प्रोवाइड करने वाले, मतलब मुखिया जी, वही मुखिया जी जो लैंड ओनर्स होते थे, लार्ज लैंड ओनर्स होते थे। तो ये जैसे तमिल में वेलालार होते थे वैसे ये ग्राम भोजक होते थे। और ये हेरिडेटरी थी। हेरिडेटरी मतलब क्या कि पहले मुखिया जी हैं, उसके बाद मुखिया जी का बेटा मुखिया जी बनेगा, ठीक है, उसके बाद मुखिया जी के बेटे का बेटा मुखिया जी बनेगा। और ये भी वही काम करते थे जो वेलालार करते थे। मतलब ये क्या करते थे, लार्जेस्ट लैंड ओनर होते थे, ये टैक्स कलेक्ट कराने में हेल्प करते थे, ये जज का काम भी करते थे, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी करते थे। और इनके बाद जैसे वहां पे प्लॉमेन था उसी तरीके से यहाँ पे गृहपति होते थे जिनके पास छोटे जमीनें होती थी, स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे। और जो तीसरा, जब वहां पे हमने अदिमई और कादिसियार के बारे में बात किया तो यहां पे उनकी जगह दास कर्मकारा
दास होते थे। दास मतलब स्लेव्स, कर्मकारा मतलब काम करने वाले। तो मतलब ये लैंडलेस लेबरर्स होते थे जो कि अगेन जो ग्राम भोजक होते थे और गृहपतिज होते थे उनकी जमीनों में काम करते थे। सिंपल सा बात यहां पे है। और जो उस टाइम पे जो नदर्न इंडिया में जो गांव हुआ करती थी वहां पे अलग अलग तरीके से क्राफ्ट्स पर्सन भी होते थे, जो कि ब्लैक स्मिथ हो गए, लोहार हो गए जिसको बोलते हैं, पॉटर्स हो गए, कुम्हार हो गए, कारपेंटर्स हो गए, लोहार हो गए, उसके बाद ये वीवर्स हो गए, बुनकर हो गए। तो अलग अलग तरीके से ये उनका जो विलेज था वो काम करता था। ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ किसान ही होंगे, और भी तरह के काम करने वाले होंगे, बाल काटने वाले भी होंगे, कपड़े बनाने वाले भी होंगे, उसके बाद लोहे के बर्तन बनाने वाले भी होंगे, सोने के आभूषण बनाने वाले भी होंगे। तो पूरी सोसाइटी में अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यवसाय के लोग रहते थे। लेकिन ये लोग कौन लोग रहते थे? ये विलेज में रहते थे। जो सिटी में रहते थे वो कौन लोग रहते थे? तो हमने पिछले लेक्चर में बात किया, कौन? तो ऑफिशियल्स रहते थे। उसके बाद सिटी में ट्रेडर्स रहते थे, मर्चेंट्स रहते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे। समझ में आया? उसके बाद ये जो क्वाइन उस टाइम पे यूज होता था, वो क्वाइन किस तरीके का यूज होता था? तो देख लो भैया, पंच मार्क्ड। अब पंच मार्क क्या हो गया? तो पंच मार्क हो गया मतलब देखो, जो इंस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन कैसे होता है? पत्थर का, लोहा का हो गया, उसमें हम एक नाइफ ले लिए, एग्जांपल बता रहा हूं। उस नाइफ से हमने काट काट करके उस पत्थर के ऊपर में हमने नक्काशी की, उसके हमने काव किया, उसके सरफेस को खुरेद खुरेद करके उसमें हमने डिजाइन बनाया, वो हो गया इंस्क्रिप्शन। अब ये जो पंच मार्क्ड है वो क्या है कि भैया आप अपने स्कूल कॉलेजेस में देखे होंगे कि एक मुहर होता है, मुहर में रबर का स्टैंप होता है, उसी तरीके से वहां पे अलग अलग मेटल्स का या लकड़ी का मुहर हुआ करता होगा, ठीक है। तो उसमें शेप्स बने होते थे, और उस शेप को क्या करता था कि जो लोहा होता था या चांदी होता था या सोना होता था, उसको गर्म करके उसके ऊपर ठप्पा लगाया जाता था, जिसकी वजह से इस तरह के जो शेप्स हैं वो कॉइंस के ऊपर में बन जाते थे। अब इसी को पंच मार्क्ड बोला जाने लगा। तो अगर आपसे पंच मार्क्ड पूछेगा तो आप ये जवाब देंगे, और ये सिल्वर मेटल शीट्स में बने होते थे। उसके बाद ये जो अर्ली कॉइंस, वही स्टैम्प्ड विद सिंबल्स जिसके बात मैंने की यहां पे, और इसी कॉइंस के जरिए 2500 साल पहले जो है वो ट्रेड हुआ करता था। उसके बाद विलेज की बात हमने कर ली। अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं, जिसमें जो प्रमुख अर्बन सेंटर है वो मथुरा है। मथुरा भैया क्या है? तो भैया देखो, ये अगर इंडिया है ना, ये वाला, सॉरी यहां पे जल्दी बनाने में, तो यहां अगर मान लो मथुरा हुआ करता तो ये मथुरा क्या करता था? सबसे इंपॉर्टेंट, ये नॉर्थ वेस्ट से जो ट्रेडर्स आते थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते थे, इनके लिए एक सेंटर हुआ करता था। उसके बाद जो नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो उनके लिए भी ये सेंटर हुआ करता था। तो इसी के अर्बन सेंटर बोलते हैं, जो कि 2500 साल पहले डेवलप हुआ था, और यहां पे बहुत तरह के रिलीजन के साइट्स पाए गए थे। किस तरह के? मथुरा अभी हम लोग जनरली जानते हैं कृष्ण जन्मभूमि, जो कि ऑफ कोर्स है भी, और उस टाइम में ही ये फेमस हुआ था कि कृष्णा जी के वर्शिप के लिए ये फेमस था। बुद्धा जी के मॉनेस्ट्री थी यहां पे, और जैन श्राइन्स भी थे। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अर्बन सेंटर मथुरा में किस तरह के रिलीजन्स को फॉलो किया करते थे, तो आप सिर्फ हिंदू नहीं बताएंगे, हिंदुइज्म नहीं बताएंगे, आप क्या बताएंगे? आप बुद्धिज्म भी बताएंगे और जैनिज्म का भी बताएंगे। मतलब तीनों धर्मों का यहां पे साइट्स मिला करता है। उसके बाद यहां पे स्कल्पचर मिलते हैं, क्राफ्ट्स मिलता है, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब वही पत्थर और मेटल्स के ऊपर में कार्व किए गए। और ये सब जो इंस्क्रिप्शन होते थे ना, ये ऐसा सिर्फ राजा के द्वारा नहीं बनाया जाता था, ये आम लोगों के द्वारा भी बनाया जाता था। मतलब जो थोड़े बहुत जिनके पास पैसे हुआ करते होंगे, जो ब्लैक स्मिथ्स हुआ करते होंगे, जो ट्रेडर्स हुआ करते, जो मर्चेंट्स हुआ करते होंगे, वो सब भी इस तरह की इंस्क्रिप्शंस को बनाते थे और वो डोनेट करते थे। ये हमें कैसे पता चला? तो मथुरा में ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिस इंस्क्रिप्शन पे जो किंग का नाम नहीं है, वो क्राफ्ट पर्सन का नाम है, वो ब्लैक स्मिथ का नाम है, वो ट्रेडर का नाम है, वो मर्चेंट का नाम है। इससे हमें पता चला कि इस तरह की चीजें जो है वो सिर्फ किंग्स के द्वारा ही नहीं कराया जाता था। अब यहां पे समझ में आ गया आपको? उसके बाद ये गिफ्ट की तरह दिया जाता था, ठीक है। और ये जो पूरा मथुरा था वो रिलीजियस साइड तो था ही, साथ में कॉमर्शियल भी था। कॉमर्शियल क्यों था? मैंने आपको बताया, नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट ईस्ट की तरफ गए, और नॉर्थ से साउथ जाने वाला का जो सेंटर था वो यही था। मगध एम्पायर में हमने क्या देखा था कि उज्जैन था ये लोकेशन, कि उज्जैन से हम नॉर्थ से साउथ जाते थे, ठीक है। ये यहां पे सिचुएशन था। उसके बाद देखिए, ये जो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? तो देखो, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो पॉटरी देखी वो किस कलर का था? तो रेड एंड ऑकर कलर का था, ओके। उसके बाद जब हम मगध एम्पायर में आते हैं तो हम दूसरे तरह की पॉटरी देखते हैं, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड था उसमें जो हम देखते हैं वो क्या देखते हैं? नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इस टाइप का।
कि मतलब ये ब्लैक कलर का और शाइनी स्ट्रक्चर यहां पे था जो चमकता था। तो वह कैसे बनता था? तो सिंपल है, इसको मिट्टी को गर्म किया जाता था, हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता था, जिसकी वजह से काला हो जाता था। उसके ऊपर एक ग्लॉसी ब्लैक सेरेमिक्स क्रीम जैसा लगाते होंगे, जिसकी वजह से ये शाइनी हो जाता था। ठीक है, और ये हर जगह अवेलेबल था वहां पे। और ये जो है, ये अगर किसी के घर में अभी अगर मान लीजिए कि किसी के घर में मिले ना, तो हम इसको वैल्यू नहीं देंगे, अरे यार पैसे वाला नहीं है, क्योंकि मटके में अभी जो पानी पीते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में आप भी पी रहे होंगे, अभी अगर कोई मुखर्जी नगर या फिर राजेंद्र नगर में रह रहे होंगे तो आप मटके में पानी मोस्ट प्रोबेबली पी रहे होंगे, और अगर हम लोग के टाइम पे तो पिया करते थे। उसके बाद अभी तो फ्रिज आ गया, बहुत सारे लोग फ्रिज यूज करते थे। तो उस टाइम पे अगर किसी के घर में ये पाया जाता था, इसका मतलब उसको एलीट कंजम्पशन बोला जाता था। ठीक है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में भी हेल्प करता था, मतलब यहां पे बनते थे और ये सारी चीजों को हमारे लोगों के द्वारा एक्सपोर्ट भी लोग यहां पे करते थे। और ये कैसे बनता है? ऑफ कोर्स हाई टेम्परेचर के ऊपर में। ठीक है, ये यहां पे था। अब देखो, ये जो है एक लोकेशन है पुडुचेरी के पास, जिसको अरिकामेडु बोलते हैं। ये अरिकामेडु कहां है? पुडुचेरी में है। ठीक है, ये पोर्ट हुआ करता है। अब ये जो सिचुएशन है, अरिकामेडु एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जिस लोकेशन पे हमें ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स मिले, जिस प्रूफ से हम देख सकते हैं कि भारत का ट्रेड रोमन एम्पायर तक होता था। रोमन एम्पायर कहां है भैया? यूरोप के पास। तो भैया इंडिया से ट्रेड, अभी हम लोग सोचते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे हुआ करता था, नहीं, इंडिया का ट्रेड रोमन एम्पायर से सोचो कि 2500 साल पहले से ही हुआ करता था। और वहां पे हमें कैसे पता चला कि हमारे पास जो मतलब हमारा ट्रेड जो है उस टाइम पे रोमन एम्पायर के साथ हुआ करता था? तो देखो, ये जो मेरे पीछे आपको पिक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका है रोमन एम्फोरे। ये रोमन एम्फोरे है और ये है अरेटीन वेयर। समझ रहे हो ना? तो ये जो रोमन, आप जो पुराना गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह देखते होंगे, तो उस टाइम में जो लोग वाइन के लिए यूज करते थे वो यही पोर्ट यूज करते थे। और ये दोनों जो चीजें हैं वो इंडिया में नहीं बनती थी, ये बनती थी कहां पे? एक्चुअली में मतलब जो इसका ओरिजिन है वो रोमन एम्पायर में बना करता था। तो अगर हमारे देश में ये सारी चीजें ये मिली हैं, मतलब क्या हो सकता है कि रोमन के लोग यहां पे आए होंगे अपने सामान को बेचने के लिए, है ना? तो और इसी वजह से हमने सोचा कि भैया ये जो हमारे देश का जो ट्रेड हो रहा है रोमन एम्पायर के साथ, वो आज से नहीं, उस टाइम भी हुआ करता था। ठीक है, ग्लासवेयर भी मिलते हैं, बहुत सारे कॉइन्स भी मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाइंग वेट्स, जो कलर करने वाला होता है, वो मिलता है। बीड मेकिंग, सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह भी मिलते हैं, ग्लास मिलते हैं। और इससे हमें यही पता चलता है कि हमारा जो इंडिया का जो ट्रेड है वो रोमन एम्पायर के साथ हुआ करता था। और अगर आपसे पूछा जाए कि रोमन एम्पायर के साथ जो ट्रेड का साक्ष्य है वो कहां मिलता है, तो आप बोलेंगे अरिकामेडु, जो कि कहां है? पुडुचेरी में। उसके बाद ये देखिए, भरूच का एक अलग से एग्जांपल है। भरूच मतलब वो जो गुजरात के साइड में जो कोस्ट है, उसी के बारे में यहां पे बात किया गया, जिसको बैरी गाजा बोलते हैं। ग्रीक सेलर्स इसको बैरी गाजा बुलाया करते थे। यहाँ पे हम जो इंपोर्ट करते थे वो वाइन का, कॉपर का, टिन का, गोल्ड का, क्लोथ का। क्योंकि गोल्ड का हमने देखा, टिन का हमने देखा है कि ऐसे अफगानिस्तान, ग्रीक से हम इंपोर्ट करते थे। इवन कहाँ पे? हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट किस चीज़ का करते थे? तो हमारे देश की फेमस चीज़ क्या? कॉटन। कॉटन का जो प्रेजेंस है वो कहाँ, कैसे हमें पता चला? हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही लोग कॉटन को उगा रहे हैं। तो कॉटन हमारे देश की बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो कॉटन का हम लोग सिल्क का, आइवरी का, अगेट का, परफ्यूम्स का, ये सब हम एक्सपोर्ट करते थे। और इसी परफ्यूम, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? गंध। ठीक है, और इसी गंध को जो ट्रेड करते थे उनको गांधी बोला जाता था। और इसी गांधी के आने वाले टाइम पे, इस टाइम के नहीं है, मैं बाद की बात बता रहा हूं, इसी गांधी के जनरेशन में एक महात्मा गांधी जी पैदा लिए थे। तो उनका जो टाइटल गांधी है वो इसी परफ्यूम के ट्रेडर्स थे वो लोग, और उन्हीं से उनका नाम गांधी पड़ा था। उसके बाद जो संगम पोयम थे यहाँ पे, जो कि पुहर में पाया जाता है, जो कि एक तरीके का चोला एम्पायर था। तमिलनाडु में 3 तरह के एम्पायर, मतलब किंगडम हुआ करती, जिसके बारे में आगे बात करेंगे कि एक तरफ ये जो तमिलनाडु का ये वाला पोर्शन था, यहाँ पे चोला एम्पायर थी। उसके बाद ये वाला जो केरला के कोस्ट के पास था, ये चेरा थी, और नीचे में जो बच गया वो पांड्या थी। तो ये जो पुहर है ना, ये चोला एम्पायर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जो हमें कहां से पता चलता है? अगेन संगम लिटरेचर से पता चलता है। चोला, चेरा और पांड्या के जो साक्ष्य हैं उनके बारे में कैसे पता चलता है? संगम। साउथ इंडिया का जो मेजर सोर्स रहा है इंफॉर्मेशन का, हिस्ट्री को जानने का, वो संगम लिटरेचर ही है।
जो कि मदुरई में हुआ करता था। और इससे हमें क्या पता चला, हमें हॉर्सेस के साक्ष्य मिले, पेपर का, जेम्स का, सैंडलवुड का हमें मिला कि भैया हम यहां से ये सारी चीजें ट्रेड करते थे और मसाले को ट्रेड की वजह से ही हम मसाले को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। समझ में आ गया? अब ये देखो, सी ट्रेड जो हमारे साथ हुआ था कि उस टाइम पे मॉनसून का नॉलेज होना लोगों को शुरू हो गया कि भैया अगर मॉनसून है, अगर हवा एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर हम मतलब पतवार लगाएंगे इस तरह से जिससे हवा जो है उस पतवार को धकेलते धकेलते हमें पोर्ट तक या दूसरे जगह पहुंचा दे, तो मॉनसून के नॉलेज की वजह से ही हम शिप से नेविगेट करना शुरू किए और उसी शिप के नेविगेशन से हमने ट्रेड करना भी शुरू किया। ठीक है, ये यहां पे सिचुएशन था। अब देखो ट्रेडर्स क्या यूज करते थे, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का। ठीक है, उसके बाद हम जो रोम को एक्सपोर्ट करते थे वो क्या, ब्लैक पेपर, जिसको ऑफ कोर्स ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। और रोमन के साथ ट्रेड करने का साक्ष्य हमने 2 आपको आर्टिकल बताए थे वहां पे, और साथ साथ रोमन के जो कॉइन थे वो भी यहां पे हमें मिले थे। उसके बाद जो सदर्न किंगडम्स थे वो किस किस थे, तो भैया देखो जो मौर्यन एम्पायर में जो अशोक एम्पायर का पूरा जो अशोक एम्पायर था वो मैंने क्या बताया था आपको, मौजूदा अफगानिस्तान से लेके मौजूदा बांग्लादेश तक। ठीक है, समझ में आया। लेकिन जो मॉडर्न एम्पायर साउथ में नहीं पहुंच पाई थी, कंप्लीट साउथ जो है वो एनेक्स नहीं कर पाई थी। तो साउथ में जो 3 किंगडम थे वो कौन से थे, तो भैया 3 किंगडम जो थे वो एक चोला थे जो तमिलनाडु के ईस्ट में थी, उसके बाद दूसरा तमिलनाडु के साउथ में थी जिसको हम पांड्या बोलते हैं, और एक केरला के साइड में थी, केरला के कोस्ट पे थी जिसको हम चेरा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 3 रूलर्स थे हुआ करते थे, और इसी 3 रूलर का संगम लिटरेचर में जो मेंशन है उसको मूवेंदर बोला जाता है। मूवेंदर का मतलब 3 चीफ्स, चीफ। ठीक है, उसके बाद यहां पे जो कोस्टल कैपिटल हुआ करती थी पुहर। ठीक है, पुहर कहां थी भैया, चोला एम्पायर में। मदुरई कहां थी, पांड्या एम्पायर में। और चेरा में क्या थी, आप नीचे बताइएगा। उसके बाद जो पावर आती थी वो क्या, वो फर्टाइल वैलीज से आती थी। अब यहां देखिए, जैसे हमने नदर्न वाले पोर्शन में देखा है कि भैया टैक्स कल्चर था, राजा टैक्स लिया करता था, यहां पे राजा टैक्स नहीं लिया करता था। वो क्या करता था भैया, ट्रिब्यूट से काम चला लेता था। ट्रिब्यूट और टैक्स में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि टैक्स जो होता था वो कंपलसरी होता था, लेकिन जो ट्रिब्यूट होता था वो लोगों के अपने श्रद्धा के ऊपर में हुआ करता था। ठीक है, ये यहां पे सिचुएशन है। अब देखिए ये जो पूरा कंट्रोल करते थे वो कैसे, फर्टाइल वैलीज हुआ करती थी, वहां पे जो कावेरी नदी हुआ करती थी, वागई रिवर हुआ करती थी, इसकी वजह से वहां की जो लैंड थी वो फर्टाइल थी, वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा होता था, और इस तरीके से जो वहां लोग थे वो अपना जीवन बसर करते थे। ठीक है, अब यहां पे जो पोएट्स हुआ करते थे, अब देखो इन तीनों राजा के बारे में हमें कैसे पता चला, तो लिटरेचर की मदद से। तो लिटरेचर की मदद से जो लिटरेचर लिखा करती थी उसमें राजा की खूब तारीफ, अरे हमारे राजा जी तो भैया फलाना जगह को एक्वायर कर लिए। तो ये जो लिटरेचर लिखा करती थी उसमें राजा का जो प्रेज हुआ करता था, तो भैया जो लिखेगा पोएट, उस पोएट को राजा इनाम दिया करता था, मतलब उसको गोल्ड दिया करता था, क्लोथ दिया करता था, हॉर्सेस, एलिफेंट्स तक भी दिया करता था। उसके बाद सतवाहंस आई थी। अब देखो ये जो मुगल एम्पायर जो डिक्लाइन होता, मुगल एम्पायर कह रहा हूं मैं, मौर्यन एम्पायर जो डिक्लाइन होता है, तो मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। देखिए मौर्यन एम्पायर जो डिक्लाइन होता है, तो ये वाला जो मेन पार्ट था जहां से मॉडर्न एम्पायर की शुरू होती है, यहां पे शुंगा डायनेस्टी आती है, कनवा डायनेस्टी आती है, उसके बाद मॉडर्न एम्पायर तो इस रीजन में भी था। तो इस रीजन में 3 तरह के किंगडम हुआ करते थे। पहला ऊपर में कुशाना डायनेस्टी थी जिसके कनिष्क राजा होते हैं। ठीक है, इस वाले ऊपर वाले रीजन में यहां पे इंडो ग्रीक्स हुआ करते थे जिसको पहलवाज बोलते हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात की। और जो नीचे वाला हो गया इसको शकाज बोलते हैं, शकाज बोलते हैं, जिसके रुद्रदमन एक बहुत बड़े राजा थे। और उसके बाद शकाज के नीचे जो पूरा ये मतलब शतवाहन का सबसे पीक टाइम का दिखाया जा रहा है, तो इस पोर्शन में जो हुआ करती थी वो शतवाहन हुआ करती, जो यहाँ पे मेंशन है ही। समझ में आ रहा है। और नीचे में मैंने तो आपको बताया ही है, नीचे में जो है वो चोला, चेरा और पांड्या हुआ करती थी। तो अभी हम शतवाहन के बारे में बात करेंगे। और शतवाहन के जो सबसे फेमस राजा हैं वो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, जिनका नाम गौतमीपुत्र जो है वो
मैट्रिलिन मतलब कि उनका जो नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिसमें सतकर्णी उनका नाम है, लेकिन जो गौतमी है वो क्या है, वो उनकी माता का नाम है। और जो गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता थी, उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन बनाया, जिस इस इंस्क्रिप्शन को नासिक इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, और उस नासिक इंस्क्रिप्शन में गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद उनके बेटे वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जो अब देख सकते हैं ना कि शकाज, अब ये जो सतवाहन है, इनका कुशाना के साथ वॉर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इनका इंडो ग्रीक्स के साथ वॉर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो अगर आपका यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि शतवाहन के जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था वो किनके साथ था, तो अब इंडो ग्रीक्स नहीं, कुशाना नहीं, क्योंकि इनके टेरिटरी के साथ तो इनका कुछ बॉर्डर शेयर तो करते नहीं है। तो इनका जो वॉर हुआ करता था वो शकाज का हुआ करता था। ठीक है, और इसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में मेंशन भी है कि कैसे हमने, रुद्रदमन बोलता है कि हम जो है वो इस राजा को हरा दिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिचुएशन था। अब यहाँ पे सतवाहन में सबसे बड़े राजा थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। उसके बाद ये उनके मदर का नाम था गौतम बालाश्री। लेकिन अगर ये नाम यूज कर रहे हैं मतलब अपने माँ का नाम, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे मातृसत्तात्मक ये था। अभी भी जो सक्सेशन था वो बेटे, राजा का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे ही था, बट नाम वो लोग यूज करते थे अपनी माँ का। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये लोग ट्रेड करते थे और इनके बारे में बहुत सारे, इनका जो ट्रेड था वो ग्रीक एम्पायर, इंडो ग्रीक्स के साथ भी होता था। इनका जो ट्रेड है वो रोमन एम्पायर तक भी होता था। और इनको लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ भी बोलते थे। दक्षिणापथ मतलब दक्षिण की तरफ जाने वाला पथ, मतलब नीचे का। ठीक है, ये यहां पे सीन था। उसके बाद जो सिल्क रूट था, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो पूरा ऊपर वाला कुशाना पीरियड का था, तो भैया सिल्क रूट कहां से गुजरता था? सिल्क रूट गुजरता था हमारा ऐसे ऐसे करके चाइना से होते हुए इंडो ग्रीक्स यूरोप तक ये जाता था, ये वाला पूरा रूट। तो इस रूट के ऊपर में किसका कंट्रोल होगा? कुशाना का कंट्रोल होगा। ठीक है, उसी के बारे में यहां पे बात करेंगे कि जो पूरा सिल्क रूट था, ये आप देख सकते हैं, सिल्क रूट यहां पे पूरा मेंशन है। ये चाइना से इंडिया, इंडिया से रोमन एम्पायर तक जाता था, और इसी सिल्क रूट के जरिए चाइना से लेके यूरोप तक का जो है उस टाइम पे ट्रेड होता था। अब अगर सिल्क रूट है तो इससे गुड्स, इस सिल्क रूट को जो भी कंट्रोल करेगा वो टैक्स कमाएगा। अब इस सिल्क रूट से जो भी ट्रेड हुआ करता था, उस ट्रेडर से टैक्स लिया जाता था, और उस सिल्क रूट को जो भी कंट्रोल करता था वो राजा बहुत ज्यादा पैसे कमाता होगा। तो इस सिल्क रूट को कौन कंट्रोल करता था? कुशाना एम्पायर। तो इसी वजह से कुशाना एम्पायर को वहां पे गुड का टैक्स दिया जाता था। और वही जो कुशाना एम्पायर जो सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे, मतलब क्या है कि उस सिल्क रूट पे जो डकैती चोरी हुआ करती थी उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते थे? वो कुशाना एम्पायर करते थे। ठीक है, यहां पे उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थे, सेंट्रल एशिया में। मैंने ये पूरा कुशाना एम्पायर का ये आप देखिए पीक है अगेन। ठीक है, इनका जो सेंटर हुआ करता था पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है, मथुरा, तक्षशिला, और ये पूरा सिल्क ट्रेड को कंट्रोल करते थे। ये यहां पे सिचुएशन था। तो पूरे जो अगर लेक्चर का हम समरी देखें तो हमने क्या देखा कि भैया आयरन टूल की वजह से इरिगेशन स्ट्रांग हुआ, वेल्स भी थे, कैनाल्स भी बनाए गए थे, और एग्रीकल्चर इससे डेवलप हुआ, जिसकी वजह से टैक्सेस भी बढ़े। तो और जो राजा था, राजतंत्र था, वहां के एम्पायर था, वो और ज्यादा स्ट्रांग हुआ। और उसी आयरन टूल की वजह से फिर बाद में जाकर के अगर फसल अच्छी हो रही है, मतलब जो पूरा एम्पायर है वो स्ट्रांग हो रहा है, मतलब कि फसल की वजह से ही, टैक्स की वजह से ही, और ट्रेड भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और इसी ट्रेड की वजह से भारत सोने की चिड़िया उस टाइम पे हो गया। उसके बाद जो मथुरा था, मथुरा नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट तक का जो ट्रेड का वो सेंटर था, और ऊपर से नॉर्थ से लेके साउथ तक का ट्रेड का यहाँ पे ये सेंटर था। और उसके बाद जो पोर्ट्स थे, अरिका मेडू, जो कि ऑफ कोर्स कहां पे है? पुदुचेरी में है। और जो सिटीज थे, सिटीज कैसे? मदुरई हो गए, ये सब इकोनॉमिक हब थे। और उसके बाद जो ट्रेड हुआ करती थी लैंड के थ्रू तो हुआ करती थी, सी के रूट्स भी हुआ करती थी, क्योंकि मॉनसून का ज्ञान उनको हो गया था। और श्रेणी के बारे में यहां पे है, देखिए श्रेणी के बारे में यहां पे मेंशन है कि जो भी उस टाइम पे जो मर्चेंट्स होते थे ना, वो एक ग्रुप बनाया करते थे, जिस ग्रुप का नाम वो श्रेणी रखते थे, जिसको इंग्लिश में गिल्ड बोला जाता है। तो ये श्रेणी से ऊपर में क्वेश्चन भी आया था कि जो मर्चेंट का ग्रुप होता था वो उसको श्रेणी बोला जाता था। और वो जो श्रेणी थे वो बैंकर्स की तरह भी काम करते थे। लोगों के जो बड़े उस टाइम पे जो पैसे वाले लोग होते थे उनका पैसा जमा करते थे, और जो इंटरेस्ट होता था उस पैसे को वो इन्वेस्ट करते थे, और उस पैसे से जो पैसा बनता था उसको इंटरेस्ट की तरह वापस अपने कस्टमर्स को देते थे, और जो बाकी बच जाता था उससे जो है वो मंदिर बनाते थे, उससे जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम वो लोग करते थे। ठीक है, तो इंडिया जो है वो ग्लोबल ट्रेड का पार्ट आज ही नहीं है 21st सेंचुरी में, वो
उस टाइम से ही शुरू हुआ था। तो ये पूरी आज की लेक्चर रही है। आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी एनसीईआरटी का फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। और 6th का लेक्चर अब 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर हम 7th की ओर बढ़ेंगे। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में किसी और टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।